हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं वाताग्र के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने देखा था वायु राशियों के बारे में। आइए देखते हैं वाताग्र क्या है। ठीक है, दो परस्पर विरोधी वायु राशियों के मध्य निर्मित ढलुआ सीमा सतह को क्या कहा जाता है? वाताग्र कहा जाता है। ठीक, अब वायु राशियाँ क्या है? वायु राशियों के बारे में आपको बताया गया है। वायु राशियाँ क्या हैं? ये एक पुंज है, ठीक है, या एक समूह है। किसका? वायु का एक समूह जिसमें क्या है, उसके गुण क्या है? समान है। तापमान, आर्द्रता, ये सब क्या है? एक समान उसमें पाई जाती है। ऐसे समूह है जिसमें तापमान, आर्द्रता, सारी चीज़ें क्या है? एक समान पाई जाती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? वायु राशियाँ कहा जाता है। ठीक है, अब वाताग्र क्या है? तो दो परस्पर विरोधी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, गर्म वायु राशि है। ठीक है, ये क्या है? गर्म वायु राशि है। और दूसरी ये क्या है आपकी? ठंडी वायु राशि है। ठीक, अब इस ठंडी और गर्म वायु राशियों के बीच में एक ढलुआ सीमा, ठीक है, ये क्या है? एक सीमा रेखा का निर्माण हो रहा है। ये क्या है? ढलुआ सीमा। ढलुआ सीमा का निर्माण कब होगा? जब दो परस्पर विरोधी वायु राशियाँ क्या करें? एक दूसरे की ओर आएंगे। ठीक है, दोनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे के ओर आई। ये इधर आ रही है और ये क्या कर रही है? इस दिशा में आ रही है। जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगी तो ऐसा तो है नहीं दोनों आमने सामने से आकर मिल जाएंगी। ठीक है, गर्म वाली क्या होगी? ऊपर उठेगी, ठंडी वाली नीचे उठ बैठेगी। क्योंकि आपको जानते हैं गर्म हवाओं का गुण क्या होता है? ऊपर उठना। ठीक है, और ठंडी हवाओं का गुण क्या है? नीचे बैठना। तो गर्म वाली ऊपर उठेगी, ठंडी वाली नीचे बैठेगी। इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा? एक ढलुआ सीमा का निर्माण हो रहा है। ठीक, ये जो ढलुआ सीमा ये क्या है आपका? इसी को वाताग्र कहा जाता है। ठीक है, यही आपका वाताग्र कहलाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर नोट में लिखा गया है। ठीक है, नोट में लिखा गया है कि वाताग्रों पर शीतल और सघन वायुपुंज गर्म और हल्की वायु राशि को ऊपर उठा देते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिविस्तारीय होती हैं, अतः उनको पृथक करने वाले वाताग्र भी क्या होते हैं? त्रिविस्तारीय होते हैं। त्रिविस्तारीय क्या होता है? वायु राशियाँ क्या होती हैं? त्रिविस्तारीय होती हैं, और उनको पृथक करने वाले वाताग्र भी त्रिविस्तारीय होते हैं। अब देखिए त्रिविस्तारीय क्या है? त्रिविस्तारीय का मतलब उसमें तीन प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये आपकी तीन प्रकार की स्थितियाँ इसमें पाई जाएंगी। ठीक, इसमें क्या है? जैसे एक घन होता है तो इसकी क्या है? लंबाई भी है, ठीक है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक, तो वैसे वायु राशियाँ जो होती हैं इसकी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों पाई जाती हैं। तो जब ये त्रिविस्तारीय हैं, ठीक, इधर भी आपकी क्या है? त्रिविस्तारीय है। ठीक है, अब जब ये त्रिविस्तारीय हैं तो इसका मतलब जब दोनों के बीच में जो यहाँ पर निर्माण होगा वो भी क्या होगा आपका? त्रिविस्तारीय ही होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? वाताग्र तो त्रिविस्तारीय है, और वाताग्र के साथ साथ वायु राशियाँ त्रिविस्तारीय हैं, और वायु राशियों के साथ साथ क्या है? वाताग्र भी त्रिविस्तारीय होते हैं। और उनमें क्या है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों विस्तार पाए जाते हैं। वो क्षैतिज रूप में भी बढ़ते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप में। उसके बाद देखते हैं वाताग्र पृष्ठ क्या है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो त्रिविस्तारीय वायु राशियों को ऊर्ध्वाधर तल में पृथक करने वाले तल को क्या कहते हैं? वाताग्र पृष्ठ। अब इसमें देखिए, मान लीजिए आपकी क्या है? एक वायु राशि है जिसका त्रिविस्तार है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ये आपकी क्या है? गर्म है। ठीक है, वहीं आपकी इसके नीचे क्या है? ठंडी वायु राशि है। ये आपकी क्या है? ठंडी वायु राशि है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक तीसरी सीमा है। तीसरी सीमा कौन सी? एक मतलब क्या है? दोनों के बीच में एक सीमा रेखा का निर्माण हो रहा है, और यह सीमा रेखा आपकी क्या कहलाती है? इसी को आपका वाताग्र पृष्ठ कहा जाता है। क्योंकि इसमें दोनों में क्या है? ऊर्ध्वाधर पृथक्करण हो रहा है। ठीक, ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऊर्ध्वाधर जब पृथक्करण हो रहा है तो इसी को क्या कहा जाता है? वाताग्र पृष्ठ कहा जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए एक नोट लिखा हुआ है, वायु राशियों के मध्य में सदैव एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है,
वायु राशियों के मध्य में सदैव एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है जिसकी चौड़ाई उसके दोनों ओर उपस्थित वायु राशियों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती है। संक्रमण क्षेत्र का मतलब क्या है, एक गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि जब दोनों हैं तो दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र का मतलब उसका जो ये वायु राशि है इस और ये वायु राशि है, दोनों के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाएगा जिसमें इधर की ओर क्या होगा, ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति दोनों संक्रमण क्षेत्र में होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो तापमान होगा ना तो इसकी अपेक्षा क्या होगा, इसकी नीचे वाले की अपेक्षा ठंडा होगा, ना ऊपर वाली की अपेक्षा गर्म होगा। तो इसमें तापमान में परिवर्तन देखा जाता है, तो वही जो परिवर्तन देखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पर करता है, ये वायु राशियों के गुणों में अंतर पर डिपेंड करता है। वायु राशियों के गुणों में जितना ही अंतर अधिक होगा उतना ही संक्रमण क्षेत्र के बीच जो संक्रमण क्षेत्र होगा उसकी दूरी कम होगी, क्योंकि संक्रमण क्षेत्र क्या है, वायु राशियों के गुणों में अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वायु गुणों में जितना अंतर अधिक होगा, अगर गर्म अधिक है ठंडी अधिक है, ठीक है, जितना ही अंतर अधिक होगा उतना ही संक्रमण क्षेत्र पतला होगा, और जितना ही अंतर कम होगा उतना ही संक्रमण क्षेत्र क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं वाताग्र जनन, फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, वाताग्र जनन क्या है। ठीक, तो वाताग्र जनन का अर्थ होता है नए वाताग्रों का निर्माण अथवा क्षीण प्राय वाताग्रों का पुनः शक्तिशाली अथवा सक्रिय हो जाना। ठीक, जैसे कोई स्थल है, यहाँ पर वायु राशि, यहाँ पर नए का निर्माण, नए वाताग्र का। ठीक है, नए वाताग्र का मतलब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में गर्म वायु राशियाँ आपस में आकर यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो नए मिलने के कारण यहाँ पर एक नए क्षेत्र का, नए ढाल का निर्माण होगा। ये क्या होगा, आपका वाताग्र जनन होगा। या कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए वाताग्र का निर्माण हुआ है, ठीक है, ये वाताग्र आगरे की ओर जा रहे हैं और ये लगभग समाप्त कर प्राय हैं, फिर यहाँ पर इसके विभिन्न भिन्न वायु राशि वाली क्या है, भिन्न गुणों वाली वायु राशि इससे आकर मिल जाती है, तो ये फिर से क्या हो जाते हैं, पुनः क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। इसी की क्रिया को क्या कहा जाता है, वाताग्र जनन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वाताग्र जनन जो है आपका फ्रंटोजेनेसिस लैटिन भाषा के शब्दों से बना, जिसका मूल अर्थ क्या होता है, वाताग्र निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वाताग्र क्षय क्या है। भाई क्षय का मतलब क्या होता है, समाप्त होना। तो वाताग्र क्षय से तात्पर्य वाताग्रों का निर्बल हो जाना अथवा पूर्ण रूप से विघटित हो जाना। जैसे दो वायु राशियाँ जब आपस में आ रही हैं, एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी, ठीक है, और जब ऊपर नीचे जाएगी तो इसमें क्या होगा, जो आपका ढलुआ सीमा का निर्माण हो रहा है, ये ढलुआ सीमा का जब निर्माण होगा तो यही निर्माण क्या, जब ये धीरे धीरे ढलुआ सीमा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, दोनों वायु राशियाँ आपस में मिलकर एक हो जाएं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, वाताग्र क्षय कहा जाता है। आगे देखते हैं, ज्ञातव्य है कि विभिन्न वायु राशियों के मध्य वाताग्रों की जो उत्पत्ति अथवा उनका विघटन कोई आकस्मिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जो आपके वायु राशियों के मध्य वाताग्रों की उत्पत्ति है और उनका जो विघटन है कोई अचानक होने वाली क्रिया नहीं है। वास्तव में अनेक प्रक्रियाओं के कुछ समय तक निरंतर क्रियाशील रहने के फलस्वरूप ही इनकी उत्पत्ति अथवा विघटन संभव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस दो वायु राशियाँ ही अचानक मिल गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है भाई, वायु राशियों का निर्माण होने में समय लगेगा, फिर दोनों वायु राशियों को एक दूसरे की ओर आने में समय लगेगा, और जब दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे की ओर आएंगे तो उसमें जो है आपस में जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसमें भी समय लगेगा। ठीक है, इस समय के आधार पर क्या होता है, उसमें वो तत्काल घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं, ये एक लंबे चरण की प्रक्रिया है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति और विघटन की क्रियाएँ होती हैं। अगला, वाताग्र जनन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। पहली क्या शर्त है, प्रचलित पवनों के द्वारा विभिन्न घनत्व वाली वायु राशियाँ वाताग्र रेखा पर एक दूसरे के निकट लाई जाए। ठीक, मान लीजिए ये क्या है, आपकी वाताग्र रेखा है। ठीक, वाताग्र रेखा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दोनों वायु राशियाँ आकर आपस में मिलेंगी। ठीक है, जब इस रेखा पर दोनों वायु राशियों को क्या किया जा रहा है, एक दूसरे के निकट लाया जाए, ये पहली शर्त है। किसके माध्यम से, प्रचलित पवनों के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर हम आपको ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में दर्शाएं, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर नहीं होती है, क्या होती हैं, क्षैतिज रेखा के रूप में होती हैं। ठीक, क्षैतिज रेखा कैसे, भाई ऊपर आपका क्या है, ये मान लीजिए कोई वायुदाब वाला क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पर आपकी ठंडी हवाएं हैं, यहाँ पर गर्म हवाएं हैं। अब ये ठंडी हवाएं क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर चल रही हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर उत्तरी गोलार्ध में, और जो आपकी गर्म हवाएं क्या हैं, ये इस दिशा में चल रही हैं। ठीक, इस प्रकार जब दोनों एक दूसरे की ओर जा रही हैं,
एक दूसरे की ओर जाने की स्थिति में क्या होगी, ये आपस में आकर मिलेंगी। जब आपस में आकर मिलेंगी तो यहाँ पर क्या है, एक रेखा का निर्माण हो रहा है। ठीक, जो ये रेखा का निर्माण हो रहा है यही आपका क्या है, वाताग्र रेखा है। ठीक, अब इस पर क्या है, दो विपरीत घनत्व वाली वायु राशियाँ क्या करेंगी भाई, प्रचलित पवनों के माध्यम से विपरीत घनत्व वाली वायु राशियाँ वाताग्र रेखा पर एक दूसरे के निकट लाई जाए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, इन वायु राशियों के तापमान में विषमता होनी चाहिए। तापमान में विषमता का मतलब एक गर्म होनी चाहिए, दूसरी ठंडी होनी चाहिए। ठीक है, एक का तापमान अधिक हो, दूसरे का तापमान कम हो। ठीक, लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी है, दोनों की दोनों ठीक शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाली पूरी हो जाएगी तब भी हो जाएगा, ये वाली पूरी हो, नहीं, दोनों जब शर्तें एक साथ पूरी हो जाएंगी तभी इसका क्या होगा, वाताग्र का जनन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वाताग्र जनन के लिए दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बायर्स महोदय ने देखिए क्या कहा, बायर्स के अनुसार वाताग्र निर्माण वहीं होता है जहाँ चक्रवातीय वायु विस्थापन अर्थात साइक्लोनिक विंड शिफ्ट अथवा चक्रवातीय वायु कर्तन या साइक्लोनिक विंड शियर पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर चक्रवातीय वायु विस्थापन हो अथवा चक्रवातीय वायु कर्तन हो वहीं पर ही वाताग्र का निर्माण होगा, बायर्स महोदय ने कहा है। ठीक, अब जो वाताग्र हैं बनते कहाँ हैं भाई, वाताग्र बनने की जो क्रिया है वो धरातल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं बनते हैं। मान लीजिए आपका धरातल है, ठीक है, ये 3000 मीटर की ऊंचाई है। ठीक, इस ऊंचाई के ऊपर क्या होगा, वाताग्र नहीं बनेगा। वाताग्र जो बनेगा धरातल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही बनते हैं, उससे अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद आपको वाताग्र नहीं मिलेगा। देखिए वहाँ पर वाताग्र की संरचना दिखाई गई है आपको। ठीक है, कि वाताग्र की संरचना का मतलब क्या, एक तरफ से ये शीतल वायु राशि है और एक तरफ से ये क्या है, उष्ण वायु राशि है। ठीक है, और दोनों जब एक दूसरे से मिल रही हैं तो यहाँ पर एक ढलुआ सीमा का निर्माण हो रहा है। इधर से एक सीमा का निर्माण, एक इधर से सीमा का निर्माण हो रहा है, और यहीं पर क्या है, वाताग्र का निर्माण, यही क्या है आपका वाताग्र बन रहा है। अर्थात दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ क्या है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं और दोनों आने के बाद क्या करें, एक ढलुआ सीमा का निर्माण कर रही हैं, यही क्या कहलाता है, आपका वाताग्र कहलाता है। अब देखते हैं वाताग्रों की संरचना। ठीक है, वाताग्रों की संरचना में सबसे पहले देखते हैं वाताग्री ढाल। वाताग्री ढाल क्या है, वाताग्री पृष्ठ धरातल के साथ घर्षण तथा पृथ्वी के आवर्तन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण कभी भी पूर्ण रूप से समतल नहीं होता है। ठीक है, जो आपका वाताग्री ढाल है वो क्या है, धरातल से घर्षण तथा पृष्ठ के आवर्तन से उत्पन्न कोरियोलिस बल। ये मान लीजिए कोई वायु राशि है, ये आपका धरातल है, तो ये क्या कर रही है, इसके साथ जो घर्षण कर रही है इसके कारण, या फिर जो आपकी ये पृथ्वी ये क्या कर रही है, रोटेशन जो कर रही है, इस रोटेशन के कारण इस पर आपका कोरियोलिस बल है, दोनों के कारण ये जो है आपका ये क्षैतिज अवस्था में या समतल रूप में इसका निर्माण नहीं होगा, ये कुछ न कुछ ढाल पर ही होगा, कुछ न कुछ झुकाव के साथ ही इसका निर्माण होगा। ठीक है, और क्या है, साधारण तौर पर जो शीत वाताग्र है उसका ढाल 1:30 से 1:100 तक तथा उष्ण वाताग्रों का ढाल 1:100 से 1:400 तक। कहने का तात्पर्य है शीत वाताग्रों का ढाल क्या होगा, अधिक खड़ा होगा। ठीक है, और उष्ण वाताग्रों का ढाल क्या होगा, वो मंद होगा। ठीक है, जितना ही ये अनुपात कम होगा उतना ही ढाल क्या होगा, खड़ा होगा, और जितना ही अनुपात अधिक होगा उतना ही ढाल क्या होगा, मंद होगा। ठीक, अब टेलर के मतानुसार क्या है, एक स्थिर वाताग्र का ढाल, ठीक है, टेलर के मतानुसार एक स्थिर वाताग्र का ढाल उसके दोनों ओर स्थित वायु राशियों के तापक्रम तथा वाताग्र के समानांतर उसके वेग पर निर्भर करता है। ठीक, अब इसमें देखिए है क्या चीज़, जो वाताग्र का ढाल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वायु राशियों के तापमान तथा वाताग्र के समानांतर उसके वेग पर। ठीक, जो वायु राशियाँ हैं गर्म है, ठीक है, या ठंडी है, दोनों का तापमान कितना है, ठीक है, उसके तापमान में क्रम क्या है, उसके तापमान में अंतर क्या है। ठीक, और दूसरा क्या है, उसके वेग में, जो आपका वाताग्र का निर्माण हो रहा है उसके वेग में भी क्या अंतर है। वेग में अंतर होने का मतलब अगर गर्म वाली का वेग अधिक होगा तो वाताग्र की जो ढाल है वो दूसरा होगा, ठंडी वाली का वेग अधिक होगा तो उसका ढाल दूसरा होगा। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे इसके ढाल में अंतर दिखाई पड़ता है। इसके बाद क्या कहा गया, पवनों के वेग में अंतर। ठीक है,
जो आपका पवनों का वेग है उसके वेग में अंतर अधिक होने पर भी ढाल तीव्र होता जाता है। जो हवा चल रही है, यदि हवा क्या है, तेज गति से चल रही है, जो आपकी वायु राशि है उसकी गति तेज है, तब भी ढाल क्या होगा, तीव्र होगा। तथा वायु राशि के तापमान में अंतर कम होने पर भी ढाल क्या होगा, तीव्र होता जाता है। मतलब चाहे उसकी गति अधिक हो, वेग अधिक हो, तब ढाल तीव्र हो जाएगा, या तापमान में अंतर क्या हो, कम हो, तब ढाल क्या होगा, तीव्र हो जाएगा। और जो वायु राशियों का तापमान है वो समान हो जाने पर वाताग्र पृष्ठ लंबवत हो जाता है। ठीक, अगर क्या हो, दोनों वायु राशियों का जो तापमान है ये समान हो जाए तो वाताग्र पृष्ठ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और उच्च अक्षांशों में वाताग्रों का ढाल तीव्र होता है। उच्च अक्षांशों का मतलब क्या है, जहाँ पर ठंडी वायु राशि का निर्माण होगा, वही उच्च अक्षांशों में क्या है, शीत वायु राशि का निर्माण हो रहा है। ठीक, जैसे आपका 70 से 90 अंश के बीच में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठंडा क्षेत्र है, ठंडे क्षेत्र में ठंडी वायु राशि का निर्माण हो रहा है। ठीक, इन क्षेत्रों में क्या होगा, जो आपका ढाल होगा वो तीव्र होगा। अब देखते हैं वाताग्रों की तापीय संरचना। ठीक है, वाताग्रों की तापीय संरचना क्या बताती है, तो पूर्ण विकसित वाताग्रों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ता जाता है। अगर वाताग्र क्या है, पूर्णतः विकसित है, ठीक, जो आपका विकसित है, तो विकसित में क्या होगा, तापमान वृद्धि होगी, तापमान बढ़ेगा। और क्या होगा, साधारण प्रकार की तीव्रता वाले वाताग्र इस परतों में, वाताग्र क्या है, साधारण है। ठीक, उसमें किसी प्रकार की कोई तीव्रता नहीं, उसमें क्या होगा, उसके तापमान क्या होगा, प्रत्येक ऊंचाई पर लगभग समान रहेगा, चाहे यहाँ पर नापेंगे चाहे यहाँ पर, तापमान क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, लेकिन जो आपके दुर्बल वाताग्र हैं, दुर्बल वाताग्रों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में क्या होगी, गिरावट पाई जाती है। दुर्बल का मतलब वाताग्र क्या है, कमज़ोर है, दोनों वायु राशियों में अंतर क्या है, कम है। जब वायु राशियों में अंतर कम है, ठीक है, तो दुर्बल वाताग्र होंगे तो उसमें ऊंचाई के साथ क्या होगा, तापमान में गिरावट आएगी। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, तापमान में कमी होती है, भाई ऊपर जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, अब देखते हैं वाताग्रों का वर्गीकरण, वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो वाताग्रों के वर्गीकरण में पेटरसन ने वाताग्रों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभक्त किया, जिनमें से प्रत्येक का जो पूर्ण रूप से विकास मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में संभव होता है। ठीक है, जो आपके वाताग्र हैं इनका जो विकास है वो मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में संभव होता है। और वाताग्रों के इस वर्गीकरण को ऊष्मागतिक वर्गीकरण भी कहते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है आपका, उष्ण वाताग्र, दूसरा क्या है, शीत वाताग्र, तीसरा क्या है, स्थिरवत वाताग्र, और चौथा क्या है, संरोधित वाताग्र। अब देखते हैं उष्ण वाताग्र क्या है। ठीक, उष्ण वाताग्र को उस वाताग्र को उष्ण वाताग्र कहा जाता है जहाँ क्या है, उष्ण वायु धरातल से, भाई उस वाताग्र को उष्ण वाताग्र जहाँ क्या है, उष्ण वायु धरातल से सक्रिय रूप से शीतल वायु स्थान, ठीक, धरातल से सक्रिय रूप से शीतल वायु स्थान के ऊपर उठती है। जो आपका धरातल है, ठीक, इस धरातल से क्या है, ये शीतल वायु स्थान से क्या होती है, ऊपर उठती है उष्ण वाताग्र में। अभी हम लोग आगे देखते हैं किस प्रकार ये बनती है, पहले से देखा जाए। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में पूर्व की ओर आगे बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय वायुराश अपने अग्रभाग में उपस्थित शीतल वायुराश पर क्रमशः ऊपर चढ़ती है। ठीक, अब ये होता कैसे है, आइए देखते हैं। ये आपकी क्या है, शीतल वायु राशि है। ठीक है, अब इस शीतल वायु राशि पर क्या हो रही है, आपकी गर्म वायु राशि, इधर से एक गर्म वायु राशि आ रही है, और एक गर्म वायु राशि क्या करेगी, इस पर चढ़ेगी, और जब शीतल वाली पर चढ़ेगी तो इस पे इस प्रकार की एक स्थिति का इस रूप में ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब जब इस पर चढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, शीतल वाली पर गर्म वाली चढ़ रही है, मतलब गर्म वाली जो है इसका वेग ये अधिक बलवान है। ठीक है, ये अधिक बलवान है,
और ये क्या है, कम बलवान है या कम शक्ति है इसके पास, ठीक। तो जिसके पास शक्ति अधिक होगी क्या होगा, वही तो ऊपर जाएगा, या जिसके पास शक्ति अधिक होगी या तो दूसरे वाले को ऊपर उठा के लेगा और या तो वो खुद ऊपर चला जाएगा, ठीक। दो कंडीशन है। तो यहाँ पर गर्म वाले के साथ क्या कंडीशन है, अगर इसके पास शक्ति अधिक होगी तो ये क्या करेगा, शीतल वाले के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक। एक तो क्या है, गर्म का गुण है वो ऊपर उठना, ठीक है। दूसरी इसके अंदर शक्ति भी है तो क्या करेगी, शीतल वाले के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पर जो निर्माण हो, जिस वाताग्र का निर्माण होता है वो क्या कहा जाता है, उष्ण वाताग्र। कहने का तात्पर्य यह है जब गर्म वायु राशियाँ अधिक शक्तिशाली होती हैं और शीतल वायु राशियाँ कम शक्तिशाली होती हैं, तो जो आपकी गर्म वायु राशि है वो शीतल वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, गर्म उष्ण वाताग्र कहा जाता है। इस प्रकार निर्मित वाताग्र को ही उष्ण वाताग्र कहा जाता है। और इसमें जो ढाल होगा वो क्या होगा, मंद ढाल होगा, ठीक है। इस स्थिति में जो आपका ढाल होगा वो मंद ढाल होगा। और आगे देखते हैं, उष्ण वाताग्रों के अग्रभाग में, जो उष्ण वाताग्र है इसके अग्रभाग के क्षेत्रों का जो मौसम होगा वाताग्र के ऊपर और नीचे की वायु राशियों में आर्द्रता की मात्रा तथा उसके अस्थायित्व एवं अस्थायित्व पर निर्भर करता है। जो आपका उष्ण वाताग्र है इसके अग्रभाग के क्षेत्र, भाई जैसे यहाँ पर ये वाताग्र बना, उष्ण वाताग्र शीतल वायु है और इधर गर्म वायु है, और इसमें उष्ण वाताग्र बना। इसके अग्रभाग में, इस वाले भाग में क्या होगा, आर्द्रता की मात्रा और उसके अस्थायित्व एवं अस्थायित्व पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर मौसम कैसा होगा। यदि आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी और ये क्या होगा, अस्थायी होगा, तो यहाँ पर जो बादल होंगे वो बादल अधिक लंबे समय तक बनेंगे, घर पर बारिश करने वाले बादल होंगे। और यदि इसमें क्या होगी, आर्द्रता कम होगी और ये अस्थायी होंगे, तो यहाँ पर बादल तो बनेंगे लेकिन आगे की ओर ये बढ़कर चले जाएंगे, ठीक है। इसकी जो मौसम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर जो आपकी वायु राशियाँ हैं, ठीक है, उसमें आर्द्रता पर और उसके स्थायित्व और अस्थायित्व पर। उष्ण वाताग्र के ऊपर स्थित वायु राशि में, जो उष्ण वाताग्र है, ठीक, उसके ऊपर स्थित वायु राशि में स्थिरता रहने पर आरोही उष्ण वायु से उत्पन्न मेघों का क्रम निम्न प्रकार होगा। कहने का तात्पर्य यह है जो आपकी, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, उष्ण वाताग्र के ऊपर, उष्ण वाताग्र बना, इसके ऊपर स्थित वायु राशि में यदि क्या है, स्थिरता है, ये स्थिर है, ठीक है, ये ऐसा नहीं आगे की ओर भगती जाए, यहीं पर रुकी हुई है, ठीक। तो इस पर आरोही उष्ण वायु से उत्पन्न मेघों का क्रम निर्भर, इस पर जो वायु का क्या होगा, आरोहण होगा, जो वायु इस पर क्या होगी, चढ़ेगी, ठीक, उसके माध्यम से जो मेघों का निर्माण होगा वो किस प्रकार के मेघ बनेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, दर्शाया क्या गया है, ये आपकी शीतल वायु है जो हरे कलर से दिखाई गई, ये क्या है, आपकी गर्म वायु राशि है। गर्म वाली क्या की, शीतल वाले के ऊपर चढ़ गई, ठीक, और शीतल वाले के ऊपर चढ़ के इसने क्या किया, उष्ण वाताग्र का निर्माण किया। अब जब उष्ण वाताग्र का निर्माण किया, ठीक है, तो उष्ण वाताग्र का निर्माण करने के बाद अब यहाँ पर ये क्या है, अस्थायी है। अभी क्या कहा गया, ये वायु क्या हो, अस्थायी हो, ठीक है। तो अस्थायी होने की दशा में इसमें जो निर्माण होगा किसका, बादलों का, वो किस प्रकार के बादल बन रहे हैं, तो उसी के बारे में चर्चा की जाए। तो वो बादल किस प्रकार के होंगे, सबसे नीचे वाले स्थिति में वहाँ पर कौन से बादल होंगे, आपके स्तरीय बादल बनेंगे। फिर उससे आगे की ओर क्या होंगे, वर्षा स्तरीय बादल बनेंगे जिसे निम्बो स्ट्रेटस कहा जाता है। फिर मध्य स्तरीय बादल बनेंगे जिसे अल्टो स्ट्रेटस कहा जाता है। फिर पश्चाव स्तरीय बादल बनेंगे जिसे सिर्रो स्ट्रेटस कहा जाता है, ठीक है। अब सिर्रो स्ट्रेटस के बाद फिर क्या बनेगा, सबसे लास्ट में आपका पच्छाव मेघ बनेगा जिसे सीरस मेघ कहा जाता है, ठीक। तो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, अल्टो स्ट्रेटस, सिर्रो स्ट्रेटस और सीरस बादल, ठीक। निम्बो शब्द आया, ठीक भाई, निम्बो शब्द आया, इसका मतलब क्या है, वर्षा होगी। वर्षा किससे होगी, इसी निम्बो स्टेटस वाले स्तरीय बादल से थोड़ी बहुत वर्षा होगी। मध्य स्तरीय पश्चाव स्तरीय से क्या होगी, कम वर्षा। इसलिए देखिए यहाँ पर वर्षा का जो क्षेत्र दिखाया गया क्या है, वर्षा स्तरीय बादल के नीचे वाले क्षेत्र में ही क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। उसके ऊपर उसके अन्य बादलों की स्थिति में वर्षा आपको नहीं दिखाई दे रही, ठीक। इसका मतलब जो वर्षा होगी वो वर्षा स्तरीय बादलों से होगी, ठीक। अब देखते हैं शीत वाताग्र क्या है।
भाई शीत वाताग्र क्या कहता है? शीत वाताग्र आपका कहता है कि शीतल वायु राशि के आगे बढ़ते हुए किनारे को शीत वाताग्र कहते हैं। इस वाताग्र के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में शीतल वायु गर्म वायु को प्रतिस्थापित करती है। ठीक, या सीधे सीधे जो आपका कहने का तात्पर्य है, ठीक है, देखिए ये आपकी क्या है, एक गर्म वायु राशि है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, ठंडी वायु राशि है। अब ठंडी वाली क्या कर रही है, गर्म वाले को ऊपर ढकेलेगी। गर्म वाले को ऊपर ढकेलेगी, ये अचानक क्या होगी, तेज़ी से उठा लेगी। भाई जब कोई ऊपर चढ़ता है तो उसमें उतनी तीव्रता नहीं होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे चढ़ेगा, लेकिन जब कोई उठाएगा तो काफ़ी तेज़ी से उठा लेता है। ठीक, तो यहाँ पर स्थिति ये हो रही है, ठीक है, कि शीतल वाली, ये जो आपकी शीतल पवन है, ये क्या कर रही है, गर्म वाले को क्या कर रही है, ऊपर ढकेल दे रही है। यहाँ पर क्या है, इधर ये आपकी गर्म है, दोनों आ रही है, तो शीतल वाली क्या करती है, गर्म वाले को ऊपर भेज दे रही है। और जब ये ऊपर भेजती है तो इसका जो ढाल होगा ये क्या होता है, तीव्र होता है। और इसी ढाल पर क्या होगा, यही ढाल क्या कहलाता है, वाताग्र कहलाता है। और कौन सा वाताग्र होगा, शीत वाताग्र। इसका मतलब ताकत किसके पास अधिक है, ठंडे वाले के पास। जब ठंडे वाले के पास ताकत अधिक होगी तो गर्म वाले को अचानक क्या करेगी, ऊपर उठा लेगी। जब अचानक ऊपर उठा लेगी तो इसकी जो तीव्रता है, जो ढाल है, इस पर जो बनने वाला प्रवणता है वो क्या होगी, तीव्र ढाल वाली होगी। और जब तीव्र ढाल वाली होगी इसका मतलब इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब किसी स्थान से इस वाताग्र के गुजरने पर तापमान में क्या होता है, आकस्मिक गिरावट आ जाती है। बस जाहिर सी बात है, ठंडा क्षेत्र है और ठंडे क्षेत्र में क्या होगा, अगर कोई वस्तु क्या होगी, ठंडे वाले गर्म वाले क्षेत्र से ठंडी वाले क्षेत्र को अगर वस्तु को अगर लेकर जाएंगे तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे अभी क्या करें आप, खूब गर्मी हो, एसी चला दीजिए, एसी अचानक चल जाए, एसी की हवा जहाँ से जाएगी वो क्या होगा, उस क्षेत्र के तापमान को गिरा देती है और अचानक क्या होगी, गिरा देगी। वही स्थिति यहाँ पर भी है। जो आपका शीत वाताग्र है, जिस क्षेत्र से गुजरता है उसके तापमान को आकस्मिक गिरावट आ जाती है। वायु की दिशा में परिवर्तन के साथ ही हवा के तेज झोंकों का अनुभव होता है। ठीक है, क्यों अनुभव होता है हवा के तेज झोंकों का, उसके पीछे कारण ये है कि भाई ठंडा वाला अचानक आ रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और गर्म वाला खूब तेज़ी से ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी तीव्र गति से क्या होगा, आपको महसूस होगा कि तेज़ हवा का झोंका आया। वायु दाब में आकस्मिक वृद्धि इसकी अन्य विशेषता है। वायु दाब में वृद्धि कैसे होगी, भाई इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर वायु दाब अधिक हो जाएगा, और जहाँ पर वायु तापमान अधिक होगा वहाँ पर वायु दाब कम हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तापमान कम हो रहा है इसलिए वायु दाब में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। इनके अतिरिक्त क्या, मौसम तूफानी हो जाएगा। तूफानी क्यों हो जाता है भाई, अचानक जब किसी चीज़ में परिवर्तन होगा तो हर चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी घटित होने लगती हैं। जब जल्दी घटित होगी, हवा काफ़ी तेज़ हो जाएगी। ठीक, तो हवा तेज़ होने की स्थिति में मौसम तूफानी हो जाएगा। और धरातल के साथ घर्षण के साथ शीत वाताग्र प्रपाती हो जाता है। प्रपाती का मतलब उसमें क्या है कि भाई उसका जो ढाल है वो तीव्र हो जाए। इस जलप्रपात पढ़ाया गया है, ऊपर जलप्रपात आप जानते हैं। ठीक है, जलप्रपात में क्या होता है कि कोई भी स्थिति क्या है, जो आपका नदी का जल है वो अचानक क्या होता है, पर्वत से नीचे ऐसे गिर जाता है। ठीक, तो वही स्थिति यहाँ पर शीत वाताग्र में भी होता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक, दिखाया गया है, ये आपकी क्या है, शीतल वायु है और इधर आपकी गर्म वायु है। ठीक है, अब शीतल वायु इधर से आ रही है, गर्म वायु इधर से आ रही है, तो शीतल वायु क्या करेगी, गर्म वाले को ऊपर उठा दे रही है। और जब ऊपर उठा दे रही है तो यहाँ पर एक वाताग्र का निर्माण हो रहा है, और इस वाताग्र से बादल का निर्माण हो रहा है। वो भी कौन सा, कपासी वर्षी बादल। बादल पढ़ाते समय आपको बताया गया था क्ल्यूमुलोनिम्बस बादल ऐसे बादल हैं जिसके माध्यम से क्या होती है, तीव्र मूसलाधार वर्षा होती है। अब तीव्र मूसलाधार वर्षा में क्या होगी, तड़ित झंझा होगा, विद्युत की चमक होगी, मेघ गर्जन होगा, और उसके साथ क्या होगी, वर्षा होगी, और कभी कभी इसके साथ ओले भी पड़ जाते हैं। ठीक, तो शीत, जब आपका शीत वाताग्र का निर्माण होगा तो उसकी स्थिति यही है कि यहाँ पर क्या होंगे, तेज़ गर्जन के साथ, बिजली की चमक के साथ, ठीक है, और खूब
तड़ी झंझा मतलब तेज हवाओं के साथ क्या होगी, वर्षा होगी, और कभी कभी यहाँ पर ओले भी पड़ जाते हैं। ये क्या है, शीतल वायु की विशेषता है। ठीक, और ये क्या है, शीत वाताग्र की विशेषता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थिरवत वाताग्र। स्थिरवत वाताग्र क्या कहता है भाई, इसमें देखिए इसकी स्थिति ये है कि जब वायु की राशियों में किसी प्रकार की गति नहीं होती है। ठीक, वायु राशियाँ क्या हैं, एक वायु राशि ये है, एक वायु राशि ये है, दोनों आकर क्या हो जाए, स्थिर हो जाएं। ठीक है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गति ना हो, और जब गति नहीं होगी तो क्या होगा, उनके मध्य वाताग्र कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। जो यहाँ पर वाताग्र बनेगा, चाहे वो शीत वाताग्र हो चाहे उष्ण वाताग्र हो, अगर वाताग्र का जो निर्माण होगा वो स्थिर हो जाता है, तो उसी जिसके क्षेत्र में क्या होता है, ऐसे वाताग्रों का निर्माण होता है जहाँ लगातार कई दिनों तक आकाश मेघाच्छादित रहते हैं, मतलब वहाँ पर बादल कई दिनों तक बना रहेगा। ठीक, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे बारिश के मौसम में काफ़ी दिनों तक, 2-3-4 दिनों तक एक जैसे मौसम बना रहता है। ठीक है, तो उसमें स्थिरवत वाताग्र का ही निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, फुहार अथवा वृष्टि हुआ करती है, धीरे धीरे बारिश होगी। ठीक, अभी जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होने के पहले की स्थिति आप देखें तो कुछ लगभग 3-4 दिन मौसम खराब था। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या थी, आपकी स्थिरवत वाताग्र की थी। अगला है संरोधी वाताग्र अथवा अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र किसे कहते हैं, ऐसा वाताग्र जिसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी गर्म वायु राशि है। ठीक है, तो क्या होगा, ठंडी वायु राशि जब आएगी तो इसको चारों ओर से घेर लेगी। ठीक, ठंडी वाली इसको चारों ओर से घेर लेगी, और चारों ओर से घेरने के बाद, ठीक है, ठंडी वाली इसको क्या करेगी, चारों ओर से घेर लेगी, और घेरने के बाद इसको ऊपर उठा देगी, और जब ऊपर उठा देगी तो ऊपर उठाने के माध्यम से क्या होगा, इसमें एक वाताग्र का चारों ओर ठंडी वायु राशि फैल जाएगी, और वाताग्र क्या हो जाएगा, ये संरोधी वाताग्र या अधिविष्ट वाताग्र के रूप में निर्मित हो जाता है। ठीक, अब अधिवेष्टन अथवा संरोधन की जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है। पहला क्या है, शीत वाताग्री संरोध। इसका मतलब क्या है, जब शीत वाताग्र के पृष्ठभाग में, मतलब जैसे आप शीत वाताग्र भी आप पढ़े हैं, ठीक, उसके पिछले वाले हिस्से में क्या होता है, शीतल वायु राशि का, शीतल वायु राशि का क्या होता है भाई, तापमान अग्रभाग में स्थित शीतल वायु राशि की अपेक्षा कम होता है। जैसे आपका शीतल वाताग्र है तो यहाँ पर जो वाताग्र है और यहाँ पर जो वाताग्र है, इसका जो तापमान होगा इसकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, और घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। तब इन दोनों वायु राशियों के मध्य क्या होगी, एक नवीन असातत्य पृष्ठ निर्मित हो जाएगा। मतलब एक ही वायु राशि में, ठीक है, इसका क्या हो, तापमान अधिक हो, इसका कम हो, और यहाँ पर क्या, इसका घनत्व अधिक हो, इसका घनत्व कम हो, तो यही क्या करेगी, इसको चारों ओर से घेर लेगी। यही वाली इसको चारों ओर से घेर लेगी, क्योंकि इसका तापमान क्या है, अधिक है। ऐसी स्थिति में होगा क्या, ये वाला ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर एक नए प्रकार का संरोध का निर्माण हो जाता है। ठीक, इसे ही शीत वाताग्री संरोध कहा जाता है। इस प्रकार 2 असमान तापमान एवं घनत्व वाली ध्रुवीय वायु राशि के मिलने से जिस वाताग्र का निर्माण होता है उसे ही शीत वाताग्री संरोध कहते हैं। ठीक, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, शीत वाताग्र है, ये इसका अग्रभाग है, इसका पश्च भाग है। ठीक है, और ये आपका उष्ण वाताग्र है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, ये इसको पूरी ओर से घेर ले रहा है। जब इसको घेर ले रहा है तो यहाँ पर ये ऊपर की स्थिति का निर्माण हो रहा है, इसी को ही शीत वाताग्री संरोध कहा जाता है। अगला है आपका उष्ण वाताग्री संरोध। जब उष्ण वाताग्र के अग्रभाग में, उष्ण वाताग्र के अग्रभाग में स्थित ध्रुवीय वायु राशि पृष्ठभाग की शीतल वायु की अपेक्षा अधिक शीतल है एवं अधिक सघन होती है, तब संरोध के फलस्वरूप जिस वाताग्र का निर्माण होता है उसे उष्ण वाताग्री संरोध कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, उष्ण वायु राशि है, ये पीछे क्या है, इसका तापमान कम है और इसका तापमान क्या है, अधिक है। और जब इसका तापमान अधिक है तो ये कम वाला क्या करेगा, इसको घेरते हुए इस प्रकार से इसके चारों ओर फैल जाएगा और इसको क्या करेगा, ऊपर उठा देगा। तो वहाँ पर एक संरोध का निर्माण हो रहा है, उसी संरोध को क्या कहा जा रहा है, उष्ण वाताग्री संरोध कहा जाता है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो का जो आपका PDF है वो आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।